दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज अपनी क्लास जो है वो लाइव आनी थी प्रस्तावना की, परंतु लाइव टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइव नहीं आ पाए। तो उसके लिए मैं आज आपको ये क्लास रिकॉर्डेड दे रहा हूँ और जल्द ही इस टेक्निकल इश्यू का हम समाधान कर लेंगे। तो आपकी पढ़ाई चलती रहे इसलिए मैं आपको ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। तो इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक था प्रस्तावना। क्या था? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर एक नंबर बात कही गई है प्रस्तावना के लिए, वो कही गई है कि संविधान की आत्मा, आभूषण और कुंजी। संविधान की जो आत्मा बोला है इसको, और संविधान का आभूषण बोला है। जिस प्रकार से आभूषण पहनने से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आधार पे संविधान है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कुंजी जो किसी भी चीज़ की चाबी होती है, जैसे लॉक की चाबी होती है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता लॉक। तो उसी प्रकार से अगर प्रस्तावना नहीं होगी तो भारतीय संविधान है वो काम नहीं कर सकता। तो ये बात कही है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कही है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा, आभूषण और कुंजी के नाम से संबोधित किया है। किसके नाम से संबोधित किया है? आत्मा, आभूषण और कुंजी के नाम से है वो इसको संबोधित किया है। उसके बाद आता है संविधान का परिचय पत्र। तो संविधान का परिचय पत्र है वो किसने कहा है? तो संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालकीवाल ने। किसने कहा है संविधान का परिचय पत्र? N.A. पालकीवाल ने। संविधान की सार व सारात्मा, संविधान का सार व सारात्मा, सार व सारात्मा। तो ये सारात्मा या संविधान का सार और सारात्मा ये किसने कही है? ये कही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सार व सारा आत्मा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको इस नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? संविधान का सार व सारात्मा। क्योंकि जैसे अपने विषय होते हैं या उनके अंदर सब जो पाठ दिए होते हैं, यूनिट दी होती है, तो यूनिट का सार दिया होता है, इस यूनिट के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो उसी प्रकार से भारतीय संविधान है उससे पहले जो प्रस्तावना दी हुई है उसके अंदर संविधान के जो मोस्ट चीज़ें हैं उन सभी का वर्णन किया गया है। तो इस कारण से इसे संविधान की सार व सारात्मा कहा गया है। उसके बाद इसको बोला गया है कुंजी नोट। क्या बोला गया है? कुंजी नोट। कुंजी नोट। कुंजी नोट किसने बोला है? तो ये बोला है अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने? अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने बोला है? अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर ने ये इसको बोला है अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने बोला है? तो कुंजी नोट है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट बोला है अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर जी बोलते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का कुंजी नोट है। क्या है? कुंजी नोट। उसके बाद आती है दीर्घकालीन सपनों का विचार। ये किसने कहा है? दीर्घकालीन सपनों का विचार। दीर्घकालीन सपनों का विचार का विचार। दीर्घकालीन सपनों का विचार। तो दीर्घकालीन सपनों का विचार है वो अलयादी कृष्णा स्वामी अयंकर ने कहा है। किसने? अलयादी कृष्णा स्वामी अयंकर। तो अलयादी कृष्णा स्वामी अयंकर है वो दीर्घकालीन सपनों का विचार के नाम से इसको संबोधित किया है। किसके नाम से संबोधित किया है? दीर्घकालीन सपनों का विचार। किस नाम से? दीर्घकालीन सपनों का विचार। ये प्रस्तावना से संबंधित डेफिनेशन थी जो बहुत से लोगों द्वारा दी गई थी। उसके आगे देखना चाहें तो इससे आगे
देखेंगे अभी। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है, अलग अलग व्यक्तियों ने इसे अलग अलग नामों से पुकारा है, तो उन नामों को देखने का काम कर रहे हैं अपने। उसके बाद कहा गया प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान उसका शरीर है। क्या? प्रस्तावना आत्मा है तो आत्मा है तो संविधान उसका शरीर है। संविधान उसका शरीर है, उसका शरीर है, शरीर है। इसके अंदर जैसे शरीर के अंदर आत्मा होती है, उसी प्रकार संविधान के अंदर भी संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना को बोला गया है। अगर आत्मा प्रस्तावना को आत्मा माने तो संपूर्ण संविधान है वो उसका शरीर हो जाता है। तो ये बात कही है सुभाष कश्यप ने। किसने कही है? सुभाष कश्यप ने। सुभाष कश्यप ने। सुभाष कश्यप जी कहते हैं कि अगर संविधान है कि प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, तो संविधान है वो उसका शरीर है। इस नाम से इसको संबोधित किया है। प्रस्तावना संविधान का आद्य वाक्य है। इसके बाद आता है प्रस्तावना संविधान का आद्य वाक्य है। संविधान का आद्य वाक्य है। आद्य वाक्य है। ये भी एक डेफिनेशन दी गई है, तो ये दिया है गोविंद पंत ने। किसने? गोविंद पंत ने। किसने कहा है इसको? गोविंद पंत ने इसको किस नाम से पुकारा है? तो गोविंद पंत ने कहा है संविधान का प्रस्तावना है वो संविधान का आद्य वाक्य है या मूल वाक्य है। तो ये बात कही है गोविंद पंत ने। किसने कही है? गोविंद पंत ने इसको बोला है कि संविधान है वो उसकी प्रस्तावना आद्य वाक्य है। उसके बाद है राजनीतिक कुंडली व जन्म कुंडली। इसके बाद एक नाम हो रहा है राजनीतिक कुंडली व जन्म कुंडली। राजनीतिक कुंडली व जन्म कुंडली व जन्म कुंडली। राजनीतिक कुंडली व जन्म कुंडली ये कही है के.एम. मुंशी ने। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। अब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान उसका शरीर है, यह बात किसने कही है? तो यह बात कही है सुभाष कश्यप जी ने। उसके बाद प्रस्तावना संविधान का आद्य वाक्य है, तो यह गोविंद पंत ने कही है। उसके बाद राजनीतिक कुंडली व जन्म कुंडली, तो ये कही है के.एम. मुंशी ने। किसने कही है? के.एम. मुंशी ने। अब देखते हैं प्रस्तावना का विकास। जिस प्रकार से अपने संवैधानिक विकास देखा था, संविधान का विकास देखा था, उसी प्रकार से प्रस्तावना का विकास भी देखेंगे। तो आगे देखते हैं प्रस्तावना का विकास। इसके बाद देखेंगे प्रस्तावना का विकास। क्या देखेंगे? प्रस्तावना का विकास। प्रस्तावना का विकास। प्रस्तावना का विकास का विकास। तो प्रस्तावना का विकास अगर विश्व लेवल पर देखना चाहें तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था। तो विश्व की प्रथम प्रस्तावना है वो भी विश्व का प्रथम देश है। प्रस्तावना वाला विश्व का प्रथम देश हो जाएगा। विश्व का प्रथम देश अमेरिका है। प्रथम देश अमेरिका है। अमेरिका है। तो विश्व का अगर प्रथम देश अमेरिका है तो जाहिर सी बात है कि प्रस्तावना भी सर्वप्रथम प्रस्तावना है वो प्रथम प्रस्तावना है वो अमेरिका की होगी।
किसकी होगी? अमेरिका की होगी, जिसे प्रस्तावना को अपनाया। अमेरिका है जिसने प्रस्तावना को अपनाया, जिसने प्रस्तावना को अपनाया, प्रस्तावना को अपनाया। तो ये यहाँ पे यह बात कहने का प्रयास हो रहा है कि विश्व का प्रथम देश अमेरिका है, आधुनिक विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसका लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान है तो उसने प्रस्तावना को सर्वप्रथम अपनाया, तो विश्व का प्रथम देश हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का प्रथम देश जिसने प्रस्तावना को अपनाया, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। किसने अपनाया? अमेरिका ने अपनाया। और उसके बाद अगर नोट लगा के लिखना चाहें तो एक चीज और लिखनी है नोट लगा के, विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष देश अमेरिका है। तो विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष जो किसी धर्म को नहीं मानता, उस देश का कोई भी राजनीतिक धर्म नहीं है, ऐसा देश भी कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष देश है वो भी। जब विश्व का प्रथम संविधान ही अमेरिका का है, तो ये बात तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि विश्व की प्रथम संविधान सभा थी वो भी अमेरिका की थी। तो उस सभा का नाम था फिलाडेल्फिया सभा। क्या नाम था? विश्व की प्रथम संविधान सभा अमेरिका की है। और प्रथम संविधान सभा का नाम क्या था इसका? तो इसका नाम था फिलाडेल्फिया सभा। फिलाडेल्फिया सभा इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था फिलाडेल्फिया सभा। तो ये तो विश्व लेवल पे प्रस्तावना का विकास था, क्योंकि विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने संविधान को अपनाया। तो जिसने सर्वप्रथम संविधान को अपनाया तो उसने सर्वप्रथम प्रस्तावना को भी अपनाया। और विश्व का पंथ निरपेक्ष देश पूछ ले, प्रथम पंथ निरपेक्ष देश, तो वो भी अमेरिका है। और विश्व की प्रथम संविधान सभा पूछ ले तो वो भी अमेरिका की है, और उसका नाम है फिलाडेल्फिया सभा। क्या नाम है? फिलाडेल्फिया सभा। इसके बाद देखते हैं भारत में प्रस्तावना का विकास। ये तो विश्व लेवल पे हो गया, ये तो संपूर्ण विश्व की बात हो गई। संपूर्ण विश्व में प्रस्तावना का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ये बात हो गई। इसके बाद देखते हैं भारत में प्रस्तावना का विकास। भारत के अंदर प्रस्तावना का विकास, इसके बाद भारत में प्रस्तावना का विकास। तो भारत के अंदर प्रस्तावना का विकास को देखना चाहें तो इसके अलग अलग स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर इसके बाद है क्रांतियां। उद्देश्य प्रस्ताव, ये तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो वो हो जाएगा। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अमेरिका के संविधान से जो जो स्रोत लिए गए हैं वो अमेरिका से
भारत का प्रस्तावना विकास हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो चीज़ ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से भारत के संविधान का हो जाएगा। और उसके बाद है क्रांतियाँ। तो क्रांतियाँ, 2 क्रांतियाँ हुई थी। कितनी क्रांतियाँ हुई थी? 2 क्रांतियाँ। कितनी क्रांतियाँ हुई थी? 2 क्रांतियाँ हुई थी। एक तो रूस के अंदर क्रांति हुई थी और एक है फ्रांस के अंदर। फ्रांस और रूस। फ्रांसीसी क्रांति और रूस की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति व रूस की क्रांति, इनसे क्या क्या लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया और भारत उदय प्रस्ताव से क्या है, ये अपने आगे देखने का काम करेंगे। फिर इनसे क्या क्या लिया गया है, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसके बाद आगे देखेंगे। तो जिस देश से जो चीज़ ली गई है ना, वो भारत के अंदर प्रस्तावना का विकास वहाँ से हो जाएगा। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव है तो वो संविधान सभा की बैठक के अंदर से लिया गया है। और पेश किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है उसको। किसने पेश किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है। तो सर्वप्रथम तो है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है सर्वप्रथम? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव है तो ये संविधान सभा की किस बैठक में? तीसरी बैठक। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। कब? 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किसने किया? पेश किया तो पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया। उसके बाद कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। फिर उसके बाद संविधान सभा में स्वीकृति कब मिली? तो इसको स्वीकृति तो इसको स्वीकृति कब मिली? तो स्वीकृति मिली इसको 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर को पेश किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली। कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा में इसको अंतिम रूप से स्वीकार कब किया गया? इसके बाद संविधान सभा में ने अंतिम रूप से स्वीकार संविधान सभा के अंदर है वो अंतिम रूप से इसको स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार किया गया 17 अक्टूबर 1948 को। कब किया गया? 17 अक्टूबर 1948 को इसको संविधान सभा में जो अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। और किस रूप में किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको स्वीकार किया गया। उद्देश्य के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद है जब 1900 वो तिरंगे वाली बताई दी थी 22 जुलाई 1947 को तो राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी। वो बात यहाँ पे नोट कर लेना कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली 22 जुलाई 1947 को। कब मिली? 22 जुलाई 1947 को है वो भारतीय जो। और अब देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या चीज़ ली गई है। तो सर्वप्रथम देखेंगे अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना का ढांचा लिया गया है। क्या लिया गया है? प्रस्तावना का ढांचा। प्रस्तावना का ढांचा।
प्रस्तावना का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से किस चीज़ को लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा की जो शैली है ना, प्रस्तावना की भाषा शैली, प्रस्तावना की भाषा शैली है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और अमेरिका से लिया गया है भारतीय प्रस्तावना का ढांचा या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। वो किस देश से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसके बाद दो क्रांतियां बच जाती है। तो रूस की क्रांति से क्या लिया गया है? रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति से लिया गया न्याय। जो न्याय व्यवस्था है ना वो रूस की क्रांति से ली गई है। किससे ली गई है? रूस की क्रांति से। उसके बाद बच जाती है फ्रांस की क्रांति। उसके बाद फ्रांस की क्रांति। तो इससे समता, स्वतंत्रता और बंधुता, समता का मतलब समानता, उसके बाद स्वतंत्रता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा, तो वो भी फ्रांस की क्रांति से ली गई है। और बंधुता, भाईचारा है, वो कहाँ से लिया गया? तो वो भी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है या फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आगे देखें तो ये तीन चीज हो गई। इसके बाद आगे देखना चाहिए तो आगे है प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के शब्द। तो प्रस्तावना के शब्द या मूल संविधान में प्रस्तावना के शब्द, मूल संविधान में शब्दों की संख्या, मूल संविधान में, मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसके अंदर कितने शब्द थे? तो उसके अंदर शब्द थे 85 शब्द। कितने शब्द थे? तो 85 शब्द थे। और वर्तमान प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो 88 शब्द है। वर्तमान प्रस्तावना में कितने शब्द है? प्रस्तावना में शब्द तो वर्तमान में कितने? 88 है। तो कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने? 3 शब्द जोड़े गए हैं। और वो 3 जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? समाजवाद, समाजवाद, उसके बाद आ जाता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, और उसके बाद आ जाता है अखंडता। तो ये 3 शब्द है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर बाद में जोड़े गए हैं, न कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस समय मूल प्रस्तावना थी उसके अंदर कितने शब्द थे? तो 85 शब्द थे। उसके बाद 3 शब्दों को जोड़ा गया तो कितने हो गए? 88 शब्द हो गए। और जोड़े गए शब्द है वो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता है। ये 3 शब्द इसके अंदर जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। और ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन
42वें संविधान संशोधन अधिनियम और ये कब हुआ? तो 1972 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1972 के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंदर जो अधिनियम था उसके अंदर ये शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया है 1972 के अंदर। और अब तक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर एक ही बार संशोधन हुआ है या चेंज हुआ है, उसके अंदर शब्दों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर जितने शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को अपने हटा नहीं सकते, उनके अंदर जोड़ सकते हैं। फर्स्ट बात तो यह, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल शब्द है उनको अपने कम नहीं कर सकते, उनके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, उनको माइनस नहीं कर सकते, उनमें से किसी शब्द को अपने निकाल नहीं सकते। और ये कब जोड़े गए? तो प्रधानमंत्री कौन था उस समय? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और एक शब्द और आता है विधेयक। विधेयक 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 और अधिनियम, इन दोनों में अंतर होता है। अंतर होता है जब तक कोई अधिनियम संसद में पारित नहीं हो जाता, संसद में पारित नहीं होता तो उसे अधिनियम के नाम से जानते हैं। अधिनियम कहते हैं। जब तक कोई भी अपने चेंज कर रहे हैं या कोई नई चीज ऐड कर रहे हैं या उसके अंदर कोई बदलाव कर रहे हैं, तो वो बदलाव जब तक संसद के अंदर पारित नहीं हो जाता तब तक वो अधिनियम नहीं बन जाता, तो वो विधेयक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विधेयक के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? विधेयक कहलाता है वो, विधेयक। और जब विधेयक है वो संसद में पारित हो जाता है तो उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो अधिनियम तो संसद के अंदर पारित होने के बाद विधेयक है उसको अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और अगर विधेयक पूछ ले तो कोई भी संविधान के अंदर कोई भी अगर चेंज किया जाता है या संशोधन किया जाता है तो वह संशोधन जब तक संसद के अंदर पारित नहीं होता तो उस समय तक विधेयक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विधेयक के नाम से। पढ़ी रहने दे, कर दी कि बंद? इसके बाद जो आगे के जो प्रस्तावना के मूल शब्द है, प्रस्तावना के मुख्य शब्द है, वो अपने आगे वाली क्लास में करेंगे। आज हमने प्रस्तावना का विकास देखा है। तो प्रस्तावना का विकास के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है और कितने देशों से ली गई है? तो 4 देशों से ली गई है वैसे तो। और फर्स्ट तो है उद्देश्य प्रस्ताव, तो वो तो भारत के व्यक्ति ने पेश किया। उसके बाद आता है यूएसए या अमेरिका, तो वहाँ से है वो प्रस्तावना का ढांचा लिया गया है। उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली ली गई है। और उसके बाद आता है रूस, तो रूस से न्याय लिया गया है। और फ्रांस आता है, तो फ्रांस से समता, पंथ निरपेक्षता और बंधुता ली गई है। ये चीज़ें ये फ्रांस से ली गई है।
तो ये आप आज तो प्रस्तावना देखने का काम किया, 42वां संविधान संशोधन देखने का काम किया। 42वें संविधान संशोधन के अंदर 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ, तो वह 1972 के अंदर हुआ। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और आज की लाइव क्लास अपनी लाइव नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जल्द ही अपनी जो पॉलिटी की क्लास है वो लाइव चलेगी, और उसका टाइम है वो नोट कर लेना, दोपहर 3 बजे कराएगा। दोपहर 3 बजे से राजनीति की क्लास है वो लाइव चलेगी। अगर किसी कारणवश से लाइव नहीं चल पाई तो उसकी जगह आपको रिकॉर्डेड क्लास है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। और एक जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, उस क्वेश्चन पे अभी तक जितने व्यूज आए हैं उनमें से आंसर किसी का नहीं आया है। उनमें से आंसर अभी तक किसी ने उसका आंसर नहीं दिया है, तो कृपया करके आंसर देने का काम जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप सही नहीं दे पाए तो गलत आंसर जरूर देंगे, तो गलत आंसर देंगे तो मैं उसका सही आंसर आपको बता दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।